बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जिसने पार्ट 1 इस वीडियो का नहीं देखा वो पार्ट 1 ज़रूर देख ले ताकि उसको समझने में ज़्यादा आसानी हो। चाहे आप इसके बाद देख लें या फिर आप पहले देख लें तो आपको एक सीक्वेंस में समझ आ जाएगी। जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर कुलभूषण जाधव के हवाले से जो ऑर्डिनेंस लाया गया उसके ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी और ख्वाजा आसिफ इन्होंने तनकीद की है। बड़ा सख्त निशाना बना रही है अपोजिशन हुकूमत को कि ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया। मैं तफसील से बता चुका हूँ कि कुलभूषण जाधव कैसे गिरफ़्तार हुआ, कि ये मामला किस तरीके से आलमी अदालत इंसाफ में गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ का अपना ट्रैक रिकॉर्ड ऑर्डिनेंसेस के हवाले से और दीगर मामलात में कैसा रहा है वो पहले पार्ट में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हम यहाँ पर पहुँचे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने तस्लीम कर ली आलमी अदालत इंसाफ की जुरिस्डिक्शन के हाँ वो हमारे इस दो तरफ़ा मामले को, जिस पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक एग्रीमेंट ऑन कौंसलर एक्सेस मौजूद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसकी क्लॉज 6 ये कहती है कि अगर मामला मुल्की सलामती का हो, सिक्योरिटी का हो, तो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर कैद किए जाने वाले, डिटेंशन में लिए जाने वाले जो प्रिजनर्स हैं उनके मामले पर हुकूमत फ़ैसला कर सकती है उस वक्त की मेरिट्स को देखते हुए। और ये चांस था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास कि वो आलमी अदालत इंसाफ की जुरिस्डिक्शन तस्लीम ना करते। बहरहाल ये मामला चला जाता है 2017 में आलमी अदालत इंसाफ में। पाकिस्तान 25 दिसंबर 2017 को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स का नाम पर यह कहते हुए कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कुलभूषण जाधव की मुलाकात दफ्तर ख़ारजा में करवाई जाती है उसकी वालदा और उसकी बीवी के साथ। ये मुलाकात हो जाती है, मुकदमा चलता रहता है 2018, 2019 17 जुलाई को आलमी अदालत इंसाफ अपना फ़ैसला सुनाती है और वो फ़ैसला ये सुनाती है कि पाकिस्तान वियना कन्वेंशन 1963 वियना कन्वेंशन ऑन कौंसलर रिलेशंस 1963 के आर्टिकल 36 जो कि कौंसलर को एक्सप्लेन करता है, रसाई को एक्सप्लेन नहीं करता, इस हवाले से भी मैं पहले वीडियो कर चुका हूँ। उसके तहत पाकिस्तान कौंसलर रसाई दे विच शुड लीड टू एन इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन ऑफ द केस। उन्होंने ना तो पाकिस्तान को ये कहा कि आप फांसी ना दें, आप सज़ा ना दें, उन्होंने कहा कि आप क्योंकि ये मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है इसका जो है वो राय इसके ऊपर जो है रिव्यू का ऑप्शन दें। और ये अपील का हक़ पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अपने जो आम तौर पर लोग गिरफ़्तार होते हैं उनके पास भी मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स होते हैं। आप सिविल कोर्ट से आप हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के फ़ोरम्स को इस्तेमाल करते हैं अपने मुकदमे के हवाले से, तो ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। बहरहाल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा कि आप इसके ऊपर फ़ैसले के ऊपर फ़िलहाल अमल दरामद रोक दें, कौंसलर रसाई दे दें भारत को, उसके जासूस कुलभूषण जाधव तक, और इफ़ेक्टिव रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन करें इस केस की। इसमें जो इस केस के आर्गूमेंट्स में थे उसमें पाकिस्तान ने कई एक आर्गूमेंट्स दिए, उसमें पेशावर हाई कोर्ट के कुछ डिसीजंस, दीगर हाई कोर्ट्स के कुछ ऐसे डिसीजंस जिनके बारे में बताया कि मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं होने के बाद बहुत सारे ऐसे मुजरिम जिनको सज़ाए मौत सुनाई गई थी वो इन अदालतों ने छोड़े हैं। एक मशहूर जज साहब हैं, उनके कुछ केसेस का हवाला भी दिया गया था इन प्रोसीडिंग्स में। और इन कोर्ट्स के हवाले से ये बाकायदा आर्गूमेंट पाकिस्तान ने बिल्ड किया था कि कोई बिल्कुल लाकानूनियत नहीं है, एक कानून मौजूद है पाकिस्तान में और अगर मिलिट्री कोर्ट से किसी को सज़ा होती है तो उसके पास रेलेवेंट हाई कोर्ट में अपील करने का इख्तियार मौजूद होता है। बहरहाल उस सारे मामले के बाद और ये वर्डिक्ट आने के बाद 2 सितंबर 2019 उसी साल 2 सितंबर को पाकिस्तान ने पहली मरतबा कौंसलर रसाई दी भारत को कुलभूषण जाधव तक। ये पहली कौंसलर रसाई जो है वो थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजन की रोशनी में। अब मैं इस हवाले से भी अपना ओपिनियन शेयर कर चुका हूँ कि पहली जो कौंसलर रसाई दी थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी, दी जानी चाहिए थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जब आपने जुरिस्डिक्शन तस्लीम कर ली
जहां जाने का फैसला मुस्लिम लीग नवाज़ ने और उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने किया था। जब आपने उसकी जुरिस्डिक्शन तस्लीम कर ली तो अब आपने उसके फैसले पर भी अमल दरामद करना है। आपने अमल दरामद का आगाज़ कर दिया। 2 सितंबर 2019 को आपने कौंसलर रसाई के लिए भारत को कहा कि आप आ जाएं और आके आप मिल लें जासूस कुलभूषण जाधव से। उस वक्त पाकिस्तान में जो तैनात डिप्टी हेड ऑफ मिशन हैं भारतीय हाई कमीशन के गौरव आहलूवालिया, वो दफ्तर ख़ारजा आए। डॉक्टर फैसल उस वक्त जो है तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा भी थे और डीजी डायरेक्टर जनरल साउथ एशियन सार्क भी थे। उनके साथ वो गए एक नामालूम मुकाम पर, एक सब जेल में मुलाकात हुई कुलभूषण जाधव के साथ। 2 घंटे से ज़ायद ये मुलाकात जारी रही। इस मुलाकात को रिकॉर्ड किया गया। इस मुलाकात में कुलभूषण जाधव और गौरव आहलूवालिया के दरमियान एक शीशा मौजूद था ताकि सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच ना हो सके, कोई किसी को जद ना पहुंचा सके, नुकसान ना पहुंचा सके। और उस मुलाकात में एक जानिब एक और पार्टीशन में डॉक्टर फैसल भी मौजूद थे जो इन प्रोसीडिंग्स को देख रहे थे। ये प्रोसीडिंग हो गई, इसकी रिकॉर्डिंग भी हुकूमत पाकिस्तान के पास मौजूद है, जो मेरा ख्याल है कि शायद किसी मुनासिब वक्त पर हो सकता है कि हुकूमत ये फ़ैसला करे कि उसको रिलीज़ कर दे। 2 सितंबर के बाद इस सारे मामले पर खामोशी छा जाती है। और जिस तरह मैंने बताया कि 8 जुलाई को मैंने ये वीडियो की कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चला कि पाकिस्तान ने 20 मई को ऑर्डिनेंस जारी किया और ऑर्डिनेंस के तहत ये हक दिया गया कि कुलभूषण जाधव इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है उसमें अपनी अपील दायर कर सकता है, रिव्यू की, अपने केस के फ़ैसले पर नज़र-ए-सानी की। और इस हवाले से ये बात भी सबको मालूम है कि कुलभूषण जाधव अपने सज़ाए मौत के हवाले से रहम की अपील, मर्सी पिटीशन ऑलरेडी फ़ाइल कर चुका है और उसका अपने तौर पर यह मौक़िफ़ है एटलीस्ट जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि कुलभूषण जाधव अपने फ़ैसले के हवाले से रिव्यू पिटीशन फ़ाइल नहीं करना चाहता टू द रीज़न्स बेस्ट नोन टू हिम, बट वो अपनी मर्सी पिटीशन पर कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, कैरी ऑन करना चाहता है और वो रिव्यू पिटीशन नहीं डालना चाहता। अब इस सारे मामले में 8 जुलाई को जिस वक्त ये सारा मामला सामने आया कि ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, उसके बाद या उससे एक आधा दिन पहले या एक आधा दिन बाद हुकूमत पाकिस्तान ने भारत से रुजू किया, हुकूमत हिंदुस्तान से उनके हाई कमीशन के ज़रिए, और उनके हाई कमीशन को ये कहा गया कि आप दोबारा कौंसलर रसाई ले लें। अब ये जो दोबारा कौंसलर रसाई है, दूसरी कौंसलर रसाई, इसको मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान ने ऑफ़र ठीक नहीं की थी। अगर तो मकसद सिर्फ ये है कि कुलभूषण जाधव से आप डॉक्यूमेंट साइन करवा लें, वकालतनामा साइन करवा लें, इसके हवाले से थी फिर तो बनता था, वरना यहाँ पर ये दुरुस्त नहीं था कि एक दफ़ा जब आपने उस कोर्ट के फ़ैसले के तहत कौंसलर रसाई दे दिया तो दोबारा दी जा रही है। ये थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि लीनियंट रवैया था। लेकिन इसके हवाले से भी जो मैंने कुछ एक्सपर्ट्स से, कुछ फॉरेन अफेयर्स को और पाकिस्तान और इंडिया को जो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे बाकायदा ये रीज़निंग ज़रूर है कि भारत इस सारे मामले को दोबारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर लेकर जाता है, इस बात को बुनियाद बना कर के वो पहली कौंसलर रसाई 2 सितंबर वाली वो दुरुस्त नहीं थी, तो पाकिस्तान का केस स्ट्रॉन्गर होगा कि पाकिस्तान ने दोबारा कौंसलर रसाई दे दी। और उस कौंसलर रसाई में भी भारत ने खुद अपने तौर पर रखना डाला। भारत ने क्या किया कि उनके सफारतकारों ने कहा, जो 2 लोग गए, गौरव आहलूवालिया और उनके अलावा एक और सफारत खाने का अहलकार, ये लोग गए कुलभूषण जाधव से पहुंचने के लिए, वेन्यू पर पहुंचे, कुलभूषण जाधव के सामने मौजूद थे। पहले शीशा हटाया गया, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो ख़त्म कर दी गई कि इस मुलाकात को जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। आखिर में भारत इस बात पर अड़ गया, उसके सफारतकार के, आप ये जो एक बंदा सिक्योरिटी पर मामूर इस मुलाकात के दौरान यहाँ पर कमरे में मौजूद है, इसको भी यहाँ से निकाल दिया जाए। जिस पे इनकार किया हुकूमत पाकिस्तान ने, सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से ये कहा जा रहा है कि इनकार किया, तो वो वापस आ गए। उसके बाद पाकिस्तान ने तीसरी कौंसलर रसाई ऑफ़र की। तीसरी कौंसलर रसाई जो है वो मेरा ख़्याल है कि शायद और वो एक चाल कही जा सकती है, वो एक कार्ड पाकिस्तान ने मज़ीद एक पत्ता खेला है कि भारत अब चला गया है, अब ये यकीनन भारत जाने की कोशिश करेगा दोबारा से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तीसरी ऑफ़र, और वो भी ये कह कर के ये भारत की कंडीशंस पर, भारत की शराइत के ऊपर हम तीसरी कौंसलर रसाई के लिए तैयार हैं। ये भारत के प्रॉस्पेक्ट्स और भारत का मुकदमा कमज़ोर बनाएगी,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि पाकिस्तान ने हर तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फ़ैसले पर अमल दरामद की कोशिश की, भारत रखना डालता रहा और भारत को इस बुनियाद के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक तो वीकर ग्राउंड पर होगा, कमज़ोर जो है ग्राउंड्स पर उनकी अपील होगी, दूसरा उनको वहाँ पर एक हजीमत का, एक जो है वो एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ सकता है। अब ये सारा मामला जिस वक्त हो गया, तीसरी आपने जो है वो कर दी अब ऑर्डिनेंस के हवाले से। देखें, एक बात तो ये कि हुकूमतें ऑर्डिनेंस जारी करती आई हैं, ये बात किसी हद तक, बल्कि बड़ी हद तक दुरुस्त है कि हुकूमत को अपोजिशन को अगर ओपनली नहीं तो अपने तौर पर कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि उनको एतमाद में ले लेते, या तो हेड्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनको इस हवाले से कॉन्फिडेंस में ले लेते कि ये मामला क्योंकि इस नौइयत का है कि इसके ऊपर सियासत, क्योंकि आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे अगर कश्मीर पर भी पार्लियामेंट में बहस होती है या करारदाद लानी होती है, उस वक्त भी सियासी जमातें आपस में लड़ रही होती हैं। यानी कश्मीर तो ऐसा मसला है ना जिसके ऊपर मुत्तफ़िक़ा अलह मसला है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो कंसेंसस के साथ कश्मीरियों के साथ खड़ी हैं, उसके बावजूद जब उसके ऊपर बहस हो रही होती है तब भी उस बहस में भी नरेंद्र मोदी के बजाय वज़ीर आज़म के ऊपर तनकीद और इस किस्म के वतीरा हमने पार्लियामेंट में देखा है। लेकिन उस ट्रैक रिकॉर्ड को भी नज़रअंदाज करते हुए हुकूमत को ये चाहिए था कि ये मामला उनके साथ डिस्कस कर लेते और इस ऑर्डिनेंस को इस तरीके से पब्लिक ना करना, इसमें क्या हिकमत अमली थी। इसमें मैंने दफ्तर ख़ारजा के कुछ लोगों से पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या वजह थी कि आप इस ऑर्डिनेंस को खुफिया रखते रहे। तो उस हवाले से जो उनकी रीज़निंग है, जो वो अपने तौर पर इसकी दलील पेश करते हैं, मंतिक पेश करते हैं, वो ये है कि अगर ये मामला 20 मई के फ़ौरन बाद ही सामने आ जाता तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक तो ये रवैया ये जारी रहना था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती। दूसरा, भारत को बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता। 8 जुलाई से 19 जुलाई के दरमियान अगर वर्किंग डेज़ को काउंट कर लिया जाए तो तकरीबन 8 बनते हैं। 8 वर्किंग डेज़ में भारत के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो इसके ऊपर अपनी बहुत कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना सकता। भारत को इस तमाम वक्त में अपने वकील करने के हवाले से फ़ैसला करना था, कुलभूषण के साथ मिलने या ना मिलने के हवाले से फ़ैसला करना था। तो भारत एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी ना बना सकता और पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से एक मौसर हिकमत अमली ना बना पाता। इस वजह से हुकूमत ने हमारा जो दफ्तर ख़ारजा है उसने, जो लॉ डिवीज़न है उसने इस मामले को खुफिया रखा। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि शायद ये इस बात में वज़न ज़रूर है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेड्स हैं उनको इस मामले में हुकूमत को चाहिए था कि एतमाद में ले लेती, दूसरी कौंसलर रसाई ना देती हुकूमत। ये गलती थी, ये नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन तीसरी कौंसलर रसाई की फिर ऑफ़र करना वो इस वजह से दुरुस्त है कि फिर कौंसलर रसाई जो है इसका जो तीसरी कौंसलर रसाई है उसको एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनाया जा सकता है। कुछ सवालात हैं बहुत सारे, यानी कि नासिर साहब के सवाल तकरीबन सारे एड्रेस हो गए हैं। जो मैंने 2 वीडियोस किए हैं उसमें कुछ सवाल हैं। अबरार अहमद साहब पूछते हैं कि क्या कुलभूषण को फांसी होगी इसमें, क्योंकि मेरी राय है कुलभूषण को फांसी होगी। मेरा ख्याल है कि कुलभूषण को फांसी नहीं होगी, फ़िल वक्त तो बिल्कुल नहीं होगी। और उसका ज़ाहिर है क्योंकि आप केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है और एक ज़िंदा कुलभूषण मरे हुए कुलभूषण से ज़्यादा कीमती है पाकिस्तान के लिए, इस वजह से मेरा ख्याल है कि कुलभूषण को फांसी नहीं होगी। उसके बाद निमरा खान, अच्छा नहीं, मैं शायद क्वेश्चंस ऊपर नीचे कर गया हूँ। ये भी अबरार अहमद का ही क्वेश्चन है कि हाउ कैन पाकिस्तान यूज़ स्पाई जाधव एज़ बारगेनिंग चिप। बारगेनिंग चिप के तौर पर देखें, पाकिस्तान का अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है या पाकिस्तान को किसी के साथ स्वैप करना है इस बंदे को, जिस तरह इस हवाले से शवाहिद मौजूद हैं कि पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हबीब ज़ाहिर जो नेपाल के रास्ते जिनको भारत ले जाया गया वो भारतीय खुफिया एजेंसियों की तहवील में है, उन समेत अगर कुछ कैदियों के साथ तबादला हो सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि कमांडर जाधव जो है वो एक यूनिक केस है, सिर्फ़ पाकिस्तान और भारत के हवाले से नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे बहुत कम एग्जांपल्स हैं जहां पर इस रैंक का सर्विंग कमांडर, नेवल कमांडर जो डेपुटेशन के ऊपर उनकी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहा हो, वो किसी
और मुल्क की सरजमीन पर अपनी फ़ेक आइडेंटिटीज़ और तमाम तर चीज़ों के साथ पकड़ा जाए, एक ऐसा शख्स, उसको मेरा नहीं ख्याल कि बारगेनिंग चिप के तौर पर इस तरह एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। निम्रा खान ने पूछा है कि कुलभूषण को बार बार कौंसलर रसाई दी ही क्यों जाती है, क्या ये ज़रूरी है? इस जैसे जासूसों से ये कुछ ज़्यादा हमदर्दाना सलूक नहीं है? ये कौंसलर रसाई क्यों दी गई है? 2 दफ़ा दी गई, 1 दफ़ा ऑफ़र की गई, और हमदर्दाना सलूक, इसके ऊपर मैं जवाब दे चुका हूँ। अमजद अली साहब ने कहा है कि अब तक इसे संभाल कर क्यों रखा हुआ है, फांसी क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि आपने उस शख्स को, या तो वो किसी ऑपरेशन में मारा जाता बलूचिस्तान में, नहीं, वो ज़िंदा गिरफ़्तार हुआ, आपने उसको बाकायदा भारत को एक्सपोज़ करने के लिए इस्तेमाल किया। उसको संभाल कर रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसको अगर इस तरीके से मार दिया जाता है, पाकिस्तान की कस्टडी में कोई भी दुश्मन मुल्क की एजेंसी उसको मार देती है, तो वो जग घसाई भी होगी, उसके हवाले से बहुत सारे सवालात रह जाएंगे और उल्टा पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगेंगे कि ये केस शफ़ाफ़ नहीं था। मेरा ख़्याल है कि इस वजह से उसको संभाल कर रखा हुआ है। अब्दुल रऊफ़ अवान साहब ने पूछा है कि क्या कुलभूषण की रिहाई का कोई इम्कान है? तो मेरा नहीं ख्याल कि कुलभूषण की रिहाई का कोई इम्कान है, ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा अभी तक, क्योंकि भारत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके हवाले से अपील दायर नहीं की, तो इस वजह से अब ये लग रहा है कि भारत इस मामले को दोबारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले जाने की कोशिश करेगा और उसमें वो नुक्ता कौंसलर रसाई के बजाय रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन का उठाएगा कि ऐसी कौंसलर रसाई हमें नहीं मिली जो कि लीड करती कि जिससे इफ़ेक्टिव रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन हो सकती, और पाकिस्तान को ये ज़ाहिर है वहाँ पर बताना होगा, किसी तरीके से साबित करना होगा उसके लिए क्या मॉडस ऑपरेंडाई इस्तेमाल किया जाता है। ये अभी मैं उसके हवाले से बात नहीं कर सकता कि क्या पाकिस्तान उसके ऊपर आर्गूमेंट लेता है, लेकिन पाकिस्तान को ये प्रूफ करना होगा कि कुलभूषण जाधव ख़ुद नहीं चाहता कि वो अपनी रिव्यू पिटीशन फ़ाइल करे, बल्कि वो अपनी मर्सी पिटीशन के साथ कैरी ऑन करना चाहता है। इसके हवाले से ज़ाहिर है पाकिस्तान को ये बात, इसका यकीन दिलाना होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। ये इस तमाम मामले से जुड़े हुए कुछ ऐसे हक़ाइक़ थे जो मैं चाहता था कि आपको पता चलें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वो जब ये तनकीद करते हैं कि पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं रखा, तो सवाल उनको ये भी करना चाहिए, उनसे ये भी होना चाहिए कि जिस वक्त ये इस ICJ में इस सारे हसास मामले को ले जाने का फ़ैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने किया, तो उस वक्त उन्होंने तो पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया था। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके एतमाद में ना लेने पर कोई सवाल नहीं किया था। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नवाज़ ने उसको ICJ ले जाने का फ़ैसला किया था कि ICJ हम जाएंगे, ठीक है, हम चले जाएंगे ICJ। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ किस तरीके से इस सारे मामले पर तनकीद कर सकती है? हुकूमत ने जो 2 कमज़ोरियाँ दिखाई वो मैंने उसकी निशानदही कर दी। उम्मीद है कि आपको ये सारा मसला समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई इस मामले पर सवाल रह गया, और क्योंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर मज़ीद कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं, तो अगर कोई इस किस्म की डेवलपिंग सिचुएशन होती है तो मैं इसके ऊपर मज़ीद वीडियो ज़रूर करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।